एक बेहतरीन और सफल तैयारी के लिए इतिहास के उन हिस्सों को पकड़ना जरूरी होता है जहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। सोचिए, एक ऐसा विशाल साम्राज्य जिसके पास ताकत थी, पैसा था और बेहद एम्बिशियस रूलर्स थे, लेकिन फिर भी वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। क्यों? आज के इस विश्लेषण में हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। हम बात कर रहे हैं तुगलक वंश की। इनके प्रशासनिक प्रयोग, आर्थिक नीतियां और स्थापत्य कला, ये सब एसएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के सबसे पसंदीदा टॉपिक्स हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस सेशन को शुरू करते हैं। फटाफट से आज के इस अध्याय की रूपरेखा देख लेते हैं। पहले हम तुगलक वंश के उदय को समझेंगे, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स और फिरोज शाह के कल्याणकारी राज्य पर चर्चा करेंगे। फिर आएगा आर्ट, आर्किटेक्चर और किताबें, और अंत में इस वंश के पतन को समझते हुए एक क्विक क्विज से अपने दिमाग की थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला हिस्सा है तुगलक वंश का उदय। खिलजी वंश के खत्म होने के बाद दिल्ली सल्तनत का ताज जिन नए हाथों में गया, उन्होंने एक ऐसी सख्त नींव रखी जिसे हिलाना आसान नहीं था। किसी भी एग्जाम के लिए डेट्स दिमाग में छप जाना बहुत जरूरी है। इस टाइमलाइन को बिल्कुल याद कर लीजिए। 1920, 1325 और 1351, ये 3 साल बिग 3 की शुरुआत दर्शाते हैं, यानी इस वंश के 3 सबसे प्रमुख शासक। और पूरा का पूरा तुगलक वंश 1320 से लेके 1414 तक चला। अब इस नक्शे को ध्यान से देखिए। ये पूरा हिस्सा उस वक्त तुगलक सुल्तनत के अंदर था। विशालता देखिए इसकी, लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इनका दबदबा था। पर सोचिए, उस जमाने में जब कम्युनिकेशन के इतने साधन नहीं थे, इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन चलाना कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। इस विशाल साम्राज्य की शुरुआत ग़ियासुद्दीन तुगलक ने 1320 में की, जिन्हें गाजी मलिक भी कहा जाता था। इनकी नीतियां बिल्कुल लोहे की तरह सख्त थीं, खासकर उन मंगोल आक्रमणकारियों के खिलाफ जो लगातार हमले कर रहे थे। एक स्टेबल प्रशासन बनाने के लिए उन्होंने मुल्तानियों का सहारा लिया। और हाँ, इनका डाक, न्यायिक और सिंचाई का जो सेंट्रलाइज सिस्टम था ना, उसने इस एम्पायर को शुरू में एक जबरदस्त मजबूती दी। ग़ियासुद्दीन की मृत्यु के बाद गद्दी पर आया उनका बेटा जूना खां, और यहाँ से इतिहास थोड़ा ज्यादा मसालेदार हो जाता है। जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक, एक ऐसा शासक जिसे हम एक फ्लॉड जीनियस कह सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के सबसे हाई यील्ड टॉपिक्स में से एक हैं। उनके ये 3 ऐतिहासिक प्रयोग हर एस्पिरेंट के टिप्स पर होने चाहिए। पहला, दोआब क्षेत्र में अचानक टैक्स बढ़ा देना, नतीजा वहां अकाल पड़ गया। दूसरा, राजधानी को दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट करना और फिर वापस आने का फरमान सुना देना। और तीसरा, एक टोकन कॉपर करेंसी लाना, जिसके चलते घर घर में लोग नकली सिक्के बनाने लगे और इकोनॉमी क्रैश हो गई। इरादे इनके शायद अच्छे थे, पर एग्जीक्यूशन पूरी तरह फेल रहा। इन नाकाम प्रयोगों का असर ये हुआ कि देश का राजकोष यानी ट्रेजरी पूरी तरह खाली हो गई। खुरासान और इराक जीतने के चक्कर में उन्होंने 3,70,000 सैनिकों की फौज खड़ी कर ली थी, और मंगोल्स को रोकने के लिए उनके लीडर तमाशिरिन को भारी रिश्वत अलग से दी। एक तरह से देखा जाए तो इन पॉलिसीज ने आर्थिक तौर पर साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी। अब खजाना खाली था, चारों तरफ असंतोष था और साम्राज्य बिखर रहा था। ऐसे मुश्किल वक्त में एंट्री होती है अगले शासक फिरोज शाह तुगलक की, जिन्हें इस टूटे हुए घर को फिर से बनाना था। अगर दोनों चचेरे भाइयों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के लिए तकावी लोन्स बांटे थे और करेंसी फेल कर दी थी। दूसरी तरफ फिरोज शाह ने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले इन तकावी लोन्स को रद्द किया। उन्होंने 24 तरह के अनुचित और परेशान करने वाले टैक्सेस को हटा दिया और उसकी जगह सिर्फ 4 मुख्य इस्लामिक टैक्सेस लगाए: खराज, खम्स, जिजिया और ज़कात। एक एग्जाम पॉइंट यहां नोट कीजिए, फिरोज शाह ने ही ब्राह्मणों पर सख्ती से जिजिया टैक्स लगाया था। फिरोज शाह कल्याणकारी कार्यों के लिए जाने जाते हैं, और ये 3 विभाग एग्जाम्स में सीधे पूछे जाते हैं। इन्हें एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक से याद रखते हैं। शफा का मतलब होता है इलाज या दवा, तो दारुल शफा हुआ हॉस्पिटल। खैरात का मतलब होता है दान, तो दीवानी ई खैरात एक ऐसा ब्यूरो था जो गरीब परिवारों में शादियां करवाता था। और दीवानी ई इस्तिब्काक ये गरीबों को डायरेक्ट आर्थिक सहायता यानी फाइनेंशियल एड देने वाला डिपार्टमेंट था। कितना सिंपल है ना? चलिए अब उस सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग बनकर आता है। तुगलक काल का आर्ट, आर्किटेक्चर और उनकी महत्वपूर्ण किताबें। ये विशाल खंडहर देखिए, ये तुगलकाबाद फोर्ट है। इसे ग़ियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था।
इन भारी भरकम पत्थर की दीवारों और मजबूत बुर्जों को देखकर ही समझ आ जाता है कि ग़ियासुद्दीन के लिए सैन्य सुरक्षा सबसे ऊपर थी। ये कला से ज्यादा ताकत का दिखावा था। लेकिन आर्किटेक्चर में असली वैरायटी बाद में आई। लेफ्ट साइड में फिरोज शाह कोटला है, जहां फिरोज शाह ने अशोकन पिलर्स को लाकर स्थापित किया था। ये उनकी नई राजधानी फिरोजाबाद का हिस्सा था। वहीं राइट साइड में जहांपनाह शहर के खंडहर हैं। ये एक बड़ा सुनियोजित शहर था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। अब इन दोनों शासकों की अलग अलग अप्रोच यहां साफ देख सकते हैं। अब जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए। सच कहूं तो ये टेबल किसी भी हिस्ट्री एग्जाम का जैकपॉट है। ज़ियाउद्दीन बरानी की तारीखें फिरोज शाही, जो दिल्ली सुल्तानों का कच्चा चिट्ठा खोलती है। इब्न बतूता की रहला, ये नाम तो कितनी बार पूछा जा चुका है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम की यात्रा का वर्णन है। अमीर खुसरो का तुगलकनामा, जो ग़ियासुद्दीन की तारीफ करता है, और अफीफ की तारीख़ फिरोज शाही, जो फिरोज शाह के रिफॉर्म्स को डीपली कवर करती है। इन चारों को बिल्कुल अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। पर इतने बड़े साम्राज्य का, जिसमें इतने रिफॉर्म्स हो रहे थे, आखिर अंत कैसे हुआ? आइए इस कहानी के आखिरी और सबसे दर्दनाक अध्याय को देखते हैं। एक बड़ी आयरनी देखिए। फिरोज शाह ने जनता और नोबल्स का भला चाहा, उन्हें ज्यादा आजादी और जमीनें दी, पर इससे उनकी खुद की केंद्रीय सत्ता यानी सेंट्रल अथॉरिटी पूरी तरह कमजोर पड़ गई। उनके बाद आने वाले शासक बिल्कुल निर्बल थे। धीरे धीरे अलग अलग हिस्सों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। और एक वक्त था जब तुगलक साम्राज्य, जो पूरे इंडिया में फैला था, वो सिर्फ पंजाब और दिल्ली तक सिमट कर रह गया। और जो बची कुची कसर थी, वो पूरी की इस आक्रमण ने। 1398 में समरकंद के शासक तिमूर का हमला। उस समय नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक गद्दी पर था। तिमूर ने दिल्ली में ऐसी तबाही मचाई और इतना कत्लेआम किया कि तुगलक वंश की रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए टूट गई। उस आक्रमण के बाद ये वंश बस नाम का रह गया था। तो कहानी से बाहर आते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा, देखते हैं दिमाग ने कितना रिकॉल किया। एक क्विक रिवीजन और क्विज का वक्त है। रेडी? पहला प्रश्न ये रहा। सोचिए जरा, इनमें से किस तुगलक शासक ने आर्थिक सहायता के लिए दीवाने इस्तिबकाक नामक विभाग की स्थापना की थी? एक छोटी सी ट्रिक बताई थी मैंने अभी। लीजिए कुछ सेकंड्स और रिकॉल कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। जब भी एग्जाम्स में किसी चैरिटी, हॉस्पिटल या वेलफेयर विभाग का जिक्र आए, तो ध्यान सबसे पहले फिरोज शाह की तरफ ही जाना चाहिए। एक और सवाल साहित्य से। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आने वाले उस यात्री का क्या नाम था जिसने अपनी किताब रिहला में यहाँ की बातें लिखी थीं? और सही जवाब है इब्न बतूता। अगर आप पुराने पेपर्स उठाकर देखेंगे तो ये नाम आपको बार बार घूमता हुआ दिखेगा। चलिए अब पूरे सेशन को समेटना शुरू करते हैं। 1320 से 1414 तक इनका राज रहा। ग़ियासुद्दीन तुगलक ने एक स्ट्रॉन्ग सख्त नींव रखी। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आए, जिनके बड़े पर नाकाम प्रयोगों ने ट्रेजरी खाली कर दी। फिर फिरोज शाह ने आकर कल्याणकारी कार्यों और पब्लिक वर्क से एम्पायर को बचाने की कोशिश की, लेकिन सेंटर की ताकत खो बैठा। और आखिर में 1398 में तैमूर के हमले ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये पूरा चैप्टर एक जबरदस्त लेसन देता है। आपके पास चाहे जितना भी बड़ा आइडिया या एम्बिशन क्यों ना हो, जब तक उसका जमीनी लेवल पर सही एग्जीक्यूशन नहीं होगा, वो डिजास्टर ही बनेगा। सोचिए जरा, क्या आज की दुनिया में कोई ऐसी योजना आपके दिमाग में आती है जो एग्जीक्यूशन के मामले में मोहम्मद बिन तुगलक की याद दिलाती हो? ऐसे ही ऐतिहासिक नजरिए से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।